10th ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट वीडियो नंबर 3। यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है थर्ड वीडियो में संसाधन नियोजन। इससे पहले के जो भी चैप्टर में है वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम लोग देख चुके हैं। थर्ड में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। संसाधन नियोजन यानी रिसोर्स प्लानिंग, इसको और कह सकते हैं दूसरे शब्दों में संसाधन प्रबंधन या संसाधन नियोजन, सब एक ही है। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या है? संसाधन नियोजन है। तो यहाँ एक शब्द आता है विवेकपूर्ण उपयोग, यानी विवेकपूर्ण उपयोग क्या? जैसे कोई भी संसाधन है, कोई भी रिसोर्स है, उसको इस प्रकार से उपयोग करना जो उसका एक भी अंश क्या हो, बर्बाद नहीं हो, ठीक। और उसके बाद उस संसाधन को इस प्रकार से उपयोग करना जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को तो पूर्ति करता ही हो, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी यानी भविष्य की पीढ़ी के लिए भी वह संसाधन क्या कर रखे, हम बचा कर रखें। यानी पूरा संसाधन अभी नहीं ख़त्म कर दे और जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए संसाधन क्या पड़ जाए, कम पड़ जाए। तो ये नहीं करना है। यानी वर्तमान की ज़रूरत को पूरा करने के साथ ही भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचा रहे, यही क्या है, संसाधन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल, ठीक। अब देखिए वर्तमान परिवेश यानी कह रहा है वर्तमान समय में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे लिए हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। यानी इस प्रकार से संसाधन का इस्तेमाल करना है जो हमारे सामने यानी वर्तमान का जो समय है उसकी भी पूर्ति करना है संसाधन का, और भविष्य में आने वाली पीढ़ी जो है उसके लिए भी संसाधन क्या है, बचा कर रखना है। यही हमारे लिए क्या है, चुनौती है। तो संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन या विवेकपूर्ण दोहन कहिए या प्रयोग कहिए या इस्तेमाल कहिए, सब वही है। दोहन का अर्थ वही होता है। हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता। इसको समझिए, कह रहा है संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग या दोहन के लिए ऐसी रणनीति बनाए जो रणनीति सभी के लिए क्या हो, मान्य हो। यही इसकी संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता है। चलिए आगे देखते हैं। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए अति आवश्यक है। यानी किसी भी देश के लिए संसाधन नियोजन अति आवश्यक है। जब तक संसाधन का हम नियोजन नहीं करेंगे, प्रबंधन नहीं करेंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे तो किसी भी राष्ट्र देश के लिए विकास, किसी भी देश या राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए कह रहा है ये अति आवश्यक है। अब देखिए उसको भी देखेंगे कैसे। भारत जैसे देश के लिए यह तो क्या हो जाता है, अपरिहार्य हो जाता है, यानी अति आवश्यक हो जाता है। जहाँ संसाधन की उपलब्धता अत्यधिक विविधता के साथ साथ जनसंख्या घनत्व व्याप्त है। यानी संसाधन की उपलब्धता जो भारत में है वो पूरे भारत में क्या है, अत्यधिक विविधता के साथ, यानी सभी संसाधन एक जगह नहीं है। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में कोई और संसाधन है, पूर्वी क्षेत्र में कोई और है, मध्य में कोई और है, दक्षिणी क्षेत्र में कोई और है, उत्तरी क्षेत्र में कोई और है। यानी संसाधन की विविधता है, सब जगह एक ही संसाधन नहीं है, हर एक क्षेत्र में अलग अलग संसाधन है। उसका एग्जाम्पल भी जस्ट अभी हम आगे देखेंगे। और विविधता के साथ साथ क्या है, जन घनत्व क्या है, व्याप्त, यानी जनसंख्या घनत्व यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ कई ऐसे प्रदेश, यानी भारत में कई ऐसे प्रदेश, यानी प्रदेश का अर्थ क्या होता है, राज्य है जो संसाधन संपन्न है। यानी कुछ ऐसे राज्य है जहाँ पे संसाधन के मामले में क्या है, वो संपन्न, वहाँ पे संसाधन की मात्रा क्या है, अत्यधिक है। और कई ऐसे भी प्रदेश है यानी राज्य है जो संसाधन की दृष्टि से क्या है, काफ़ी विपन्न है। यानी वहाँ संसाधन क्या है, बहुत ही कम। विपन्न मतलब होता है कमजोर, यानी वहाँ संसाधन क्या है, बहुत ही कम है। कमजोर कहिए या कम कहिए, सब एक ही अर्थ होता है। तो वहाँ संसाधन के मामले में वो क्या है, कुछ राज्य क्या है, अधिक संपन्न है, कुछ राज्य क्या है, कमजोर है, यानी वहाँ पे संसाधन की मात्रा क्या है, कम है। कुछ ऐसे भी प्रदेश यानी राज्य है जहाँ एक ही प्रकार के संसाधन का प्रचुर भंडार है। वह नहीं, प्रचुर भंडार कहने का अर्थ है काफ़ी है वहाँ पे। अन्य दूसरे संसाधन में वो क्या है, गरीब है। जैसे देखिए झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसमें क्या है, और आदि ऐसे प्रदेश है यानी राज्य है जहाँ खनिज एवं कोयला के प्रचुर भंडार है। खनिज और कोयला के तो भंडार प्रचुर है, लेकिन इन प्रचुर मतलब कहने का अर्थ होता है काफ़ी। इसका भी अर्थ ठीक हम लोग देखें पीछे, काफ़ी। तो यहाँ पे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में एक ही संसाधन कोयला और खनिज की मात्रा क्या है, अधिक है। और अन्य संसाधन के मामले में ये राज्य और अन्य प्रदेश क्या हो जाता है, अन्य राज्य काफ़ी विपन्न हो जाते हैं। वहाँ अन्य संसाधन क्या है, बहुत ही कम मिलता है। जैसे देखिए उसी प्रकार से
बिहार भी चूना पत्थर एवं क्या है, चूना पत्थर और पाइराइट जैसे खनिजों में धनी है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ देगा जो बिहार किस संसाधन के मामले में धनी है, तो ऑप्शन एक साथ आपको दे दे, चूना पत्थर या पाइराइट, या सिर्फ चूना पत्थर दे दे एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में दे दे पाइराइट, और तीसरा ऑप्शन लिख दे एक और बी दोनों। ठीक, तो यहाँ से याद रखना बिहार भी किसके मामले में, चूना पत्थर और पाइराइट जैसे खनिज के मामले में धनी है। तो बिहार में चूना पत्थर और पाइराइट है, लेकिन अन्य संसाधन क्या है, बिल्कुल नहीं है। वैसी अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो वहाँ पर जल संसाधन है, लेकिन अन्य जो संसाधन वो क्या है, बिल्कुल नहीं है। परंतु कतिपय यानी विभिन्न कारणों से, कतिपय होता है विभिन्न, तो विभिन्न कारणों से उसका विकास नहीं हो पाया, किसका, इन सभी संसाधन का। अब देखिए राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा भी क्या है, प्रचुर मात्रा में, यानी पवन ऊर्जा भी बहुत है, परंतु यह राज्य जल संसाधन की दृष्टि से क्या है, अति निर्धन है या अत्यंत निर्धन है। तो राजस्थान में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा अधिक मात्रा में है, लेकिन यहाँ पे जल संसाधन क्या है, बहुत ही कम है। भारत के अंतर्गत लद्दाख जैसे क्षेत्र भी जो शीत मरुस्थल के रूप में अन्य भागों से क्या होता है, अलग हो गया है। यानी वहाँ पे लद्दाख का क्षेत्र है, अधिकांश क्षेत्र, पूरा लद्दाख या लद्दाख का अधिकांश क्षेत्र क्या है, टेम्परेचर वहाँ क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है, और कुछ क्षेत्र का टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में रहता है, कहीं का -40 डिग्री तक चला जाता है। तो क्या शीत मरुस्थल है, लेकिन यह प्रदेश क्या है, सांस्कृतिक विरासत का धनी है। यहाँ का संस्कृति है ना, बिल्कुल क्या है, इसका अपना है, ये किसी से क्या किया है, अडॉप्ट नहीं किया है ना, किसी दूसरे कल्चर को क्या अपनाया नहीं, यानी संस्कृति के मामले में क्या है, वो धनी है। किसी दूसरे संस्कृति क्या है, उसका अनुकरण नहीं किया है, तो सांस्कृतिक मामले में लद्दाख क्या है, धनी है। यहाँ जल, महत्वपूर्ण खनिज और मौलिक अवसंरचना की क्या है, बहुत कमी है लद्दाख में। ठीक, तो हुआ ना, ये किसी क्षेत्र में कोयला है, किसी क्षेत्र में चूना पत्थर है, किसी क्षेत्र में जल संसाधन है, किसी क्षेत्र में सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। तो वही कह रहा है भारत में संसाधन की क्या है, विविधता है, एक क्षेत्र में एक ही संसाधन नहीं पाई जाती है, अलग अलग क्षेत्र में अलग संसाधन पाई जाता है। ठीक, जहाँ जल, देखिए अगर अंतर्राष्ट्रीय, प्रांतीय और अन्य स्थानीय स्तरों पर संसाधनों के समायोजन एवं संतुलन के लिए आर्थिक नियोजन अति अनिवार्य बन जाता है। इसको समझे कर रहा है, पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर देश को विकास करना है तो पूरा क्या करना पड़ेगा, एक क्षेत्र से कोयला लेना पड़ेगा, दूसरे क्षेत्र से चूना पत्थर लेना, तीसरे पत्थर से जल संसाधन से उत्पन्न होने वाले बिजली का प्रयोग करना पड़ेगा, फिर पवन ऊर्जा का वहाँ से लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे क्या है, मरुस्थल में जो संस्कृति है उसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो पूरे देश में संसाधन की क्या विविधता है, अलग अलग। तो पूरे देश को विकास करने के लिए सभी संसाधन को क्या करना पड़ेगा, एकजुट करना पड़ेगा, यानी क्या करना, समायोजन और संतुलन करना पड़ेगा। ठीक, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, संसाधन नियोजन यानी संसाधन प्रबंधन करना ही पड़ेगा। यानी संसाधन प्रबंधन क्या है, अनिवार्य है, यानी अति आवश्यक है, नहीं तो हमारा देश का क्या होगा, विकास नहीं हो पाएगा। वीडियो नंबर 3 को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर आगे देखेंगे अगले वीडियो में भारत में संसाधन नियोजन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।